नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा विशेष की। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश को एक और मनोहर सौगात दी है। जी हां, प्रदेश में 1000 स्मार्ट प्लेवे स्कूल खोले जाएंगे और स्कूलों में एनिमेशन और ऑडियो विजुअल के जरिए पढ़ाई होगी। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को एक और सौगात देने का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें 1000 स्मार्ट प्लेवे स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। सीएम ने 28 फरवरी को बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की थी। प्रदेश सरकार की घोषणा के मुताबिक स्मार्ट प्लेवे स्कूल खोलने का मकसद 3 से 6 साल के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है। सीएम ने प्राइमरी स्कूल के परिसर में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट लर्निंग प्लेवे स्कूलों में बदलने के निर्देश दिए हैं। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए खोले जाएंगे स्मार्ट प्लेवे स्कूल। आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट लर्निंग प्लेवे स्कूलों में किया जाएगा तब्दील। एनिमेशन और ऑडियो विजुअल के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। खेल गतिविधियों के जरिए पढ़ाई होगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में हायर एजुकेशन वाले टीचर्स की तैनाती होगी। प्ले स्कूल के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है। वहीं SC/ST छात्रों को फीस में छूट मिलेगी। सीएम लगातार प्रदेश को सौगातें दे रहे हैं। इससे पहले बुधवार को भी सीएम ने पंचकुला में पौधारोपण कर रोजगार भवन का उद्घाटन किया था और साथ ही इस दौरान सीएम ने रोजगार और मिस्त्री हरियाणा पोर्टल की शुरुआत भी की थी। जाहिर है, कोरोना त्रासदी से देश और प्रदेश के विकास की गति पर जो विराम सा लगा है, अब सरकार विकास की गति को रफ्तार देने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के लिए बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए बड़े कदम उठाने जा रही है। अब चीनी उत्पादन के साथ साथ आने वाले पिरोई सीजन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पलवल और कैथल की सहकारी चीनी मिलों में गुड़ व शक्कर का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों चीनी मिलों में प्रोजेक्ट की सफलता के बाद राज्य के अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी गुड़ व शक्कर के उत्पादन को शुरू किया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने ये जानकारी सहकारी चीनी मिल शाहबाद के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की और बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। पूर्व मंत्री ओपी धनखड़ बरोदा हलके के गांव भैंसवाल कला पहुंचे। बरोदा सीट पर चुनाव लड़ने को कहा कि पहले इस सीट पर बीजेपी ने ही चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रही थी, जिसके चलते अब होने वाले उपचुनाव में पहला हक बीजेपी का बनता है और इस सीट पर उपचुनाव भी बीजेपी ही लड़ेगी। इसके अलावा ओपी धनखड़ ने कहा, बरोदा हलके में पहले यहां कांग्रेस का उम्मीदवार रहा है, जिसके चलते इस हलके का पूरा विकास नहीं हो सका है और हल्का विकास के कार्यों में पिछड़ा भी रहा है। लेकिन अब होने वाले उपचुनाव के दौरान बरोदा हल्का प्रदेश सरकार के साथ जाता है तो हल्के का विकास होगा। देखिए, चुनाव जो है लोकतंत्र का पर्व है और जब मध्यावधि चुनाव होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूरे प्रदेश की निगाह उस चुनाव पे होती है। और अब बरोदा हलके के लोगों ने चयन करना है कि वो पहले अपोजिशन के साथ गए थे, इसलिए विकास में पिछड़ गए। अब सरकार के साथ बरोदा हलका जाता है तो विकास की जो है नदियाँ यहाँ पे बहेंगी, विकास तेजी के साथ होगा और उसी की मंशा मुझे लोगों के मन में दिखाई दे रही है। आज मैं 4-5 जगह जनसंपर्क कार्यक्रम में आया हूँ और केवल मैं नहीं, पार्टी के अन्य साथी कार्यकर्ता भी जो जनसंपर्क कर रहे हैं और इस नाते से एक महत्वपूर्ण सीट इस समय ये बनी है बरोदा की। जैसे पिछली बार जींद उपचुनाव एक महत्वपूर्ण बना था
और ये चुनाव उस नाते से एक पूरी प्रदेश की जो है वो ध्यान खींचता है और लोगों को बहुत विवेकपूर्ण तरीके से फैसला लेने के लिए प्रेरित भी करता है कि हमारा भला किसमें है, और उसी हिसाब से लोगों का मन दिख रहा है। जो 5 साल का समय था उस समय की आप एक आकलन करो और उससे पिछले समय का आकलन करो, तो मैं कहूँगा कि सभी पंचायतों को हमने 10,000 करोड़ रुपया 5 साल में सभी पंचायतों को 20 लाख तक का पहली बार हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य था इसमें 20 लाख रुपए तक सरपंच को खर्चने का हक दिया, तो इससे पहले कभी नहीं दिया। राजस्थान में जारी सियासी संकट को लेकर के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा की तरह राजस्थान में नहीं संभली कांग्रेस की स्थिति। कि कौन कर पा रहा है कौन नहीं कर पा रहा है ये तो मैं इस स्थिति में नहीं, लेकिन ये सच्चाई है कि जिस तरीके से पूरी स्थिति को परिस्थितियों को हैंडल करना चाहिए था वो ना हरियाणा में उस समय हुई थी। हमारे तो जितने जनरल सेक्रेटरीज आए एआईसीसी के वो तो हमारे विरोध में ही हमेशा काम करते रहे और उसी तरीके से ना कभी उन्होंने मीडिएट करने की कोशिश करी। और हमारी जो लड़ाई थी वो यहाँ के मैं समझता हूँ कि जो अब लड़ाई चल रही है कि उससे बहुत भिन्न थी। हमारी लड़ाई में सीधे सीधे ये न्याय की लड़ाई थी। हमारा तो जितनी मेहनत हमारे साथियों ने की हमने तो कहा था कि उनका केवल ध्यान रखा जाए। यहाँ सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। मेहनत हमने की थी, उन लोगों को तो पूरा कॉपरेशन वहाँ पर मिला था, तो दोनों केस बहुत अलग हैं। और काश सब चीज़ें ठीक रहती, और अगर ठीक रहती तो आज हरियाणा में भी सरकार होती, मध्य प्रदेश की भी सरकार होती, और आज राजस्थान की सरकार के ऊपर भी संकट नहीं होता। वहीं अशोक तंवर ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर निशाना साधा, कहा कि उनके मामले में सभी महासचिवों ने किया था उनका विरोध और नहीं की थी किसी ने मध्यस्थता। तो बहुत देर करी है, लेकिन कहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर। तो क्या सोच करके किया, लेकिन उससे बहुत लोग जो बच सकते थे, हमारे जैसे लोगों को हो सकता है कांग्रेस ही ना छोड़नी पड़ती, और अगर पूरी तरीके से लड़ाई लड़ी जाती तो दोनों स्टेट में दोनों तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, दोनों में से एक जरूर बन सकता था। कहीं छत्तीसगढ़ में एक मीडियोकर एज के व्यक्ति को बनाया था तो एक कहीं यंग बनता, कहीं बुजुर्ग भी बनते, और सबके समावेश से ही जो है पार्टी चलती है। लेकिन कांग्रेस में आज कुछ नेता ऐसे हैं जो बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर काम करते हैं। वो हैं कांग्रेस में कहने के लिए, लेकिन उनके तार कहीं और जुड़े हुए हैं, और जब वो लोग कांग्रेस को ख़त्म करने में लगे हैं तो कौन बचा सकता है। हमारे तो जितने जनरल सेक्रेटरीज आए उनका एक ही एजेंडा था कि वो नई पीढ़ी को ख़त्म करो, और जिन्होंने उनके साथ बड़े बड़े धंधे और कारोबार किए हैं, पहले वो जो 10 साल की कांग्रेस की सरकार थी पहले तो उसको चलाने का नहीं, लूटने का काम करते थे, और जब अब सरकार चली गई तो पार्टी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। 2 गैंगरेप की खबरें सामने आने के बाद से ही करनाल जिला सुर्खियों में है। एक मामला करनाल के प्रताप पब्लिक स्कूल से जुड़ा हुआ है, जिसमें स्कूल मालिक अजय भाटिया पर और करनाल के तहसीलदार पर गैंगरेप के आरोप है। तो दूसरे मामले में आड़तियों और राइस मिल मालिकों पर एक महिला ने गैंगरेप के संगीन आरोप लगाए हैं। लेकिन अब पीड़िताओं को इंसाफ दिलाने के लिए महिला आयोग एक्शन में आ गया है और करनाल पहुंच करके कार्रवाई भी शुरू कर दी है। करनाल में इस वक्त 2 हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामलों की जांच चल रही है, जिसमें एक मामला करनाल के प्रताप पब्लिक स्कूल का है तो एक नीलोखेड़ी के तरावड़ी का। इसके चलते हरियाणा महिला आयोग की सदस्य नम्रता गौड़ करनाल पहुंची। इस दौरान उन्होंने पुलिस की जांच प्रक्रिया को काफी ढीला बताया। आइए आपको सबसे पहले करनाल पब्लिक स्कूल वाले मामले को तफसील से समझाते हैं, जहां एक महिला टीचर ने स्कूल मालिक और तहसीलदार पर गैंगरेप का आरोप लगाया था और स्कूल के प्रधानाचार्य को भी इस करतूत में शामिल होने की बात कही थी। इन आरोपियों में से एक है प्रताप पब्लिक स्कूल का मालिक अजय भाटिया और दूसरा है करनाल का तहसीलदार राजबख्श। इन तीनों पर धारा 376D, 506, 34 और 323 के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि प्रमोशन देने के बहाने रेप किया गया, सैलरी डबल करने का लालच दिया गया। वहीं इस मामले में अब महिला आयोग एक्शन में है। महिला आयोग के सदस्य का कहना है
कि गैंगरेप मामले में जिस आरोपी तहसीलदार राजबख्श का नाम शामिल है वो अपनी कुर्सी पर बैठकर जांच को प्रभावित कर सकता है। जांच पूरी ना हो तो क्योंकि पहले तो लड़की की पूरी अच्छे से जांच चलेगी, उसकी जांच के अंदर जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर इन दोषी के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। और स्पेशली मैंने बोला जैसे इनकी जांच होती है तो कम से कम तहसीलदार जिसको कि कहीं ना कहीं अगर शक के घेरे में कहीं है भी सही है या गलत है तो उस व्यक्ति को अगर कोई निर्दोष है तो उसको निर्दोष भी जल्द ही घोषित करना चाहिए। अगर वो दोषी है तो भी जल्द घोषित करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है और उसको दोषी बनाया जाए तो उसकी जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। किसी पुरुष होने का मतलब ये भी नहीं है कोई इल्जाम लगाया उसको एकदम अंदर कर दो, उसकी भी मनस्थिति, उसके परिवार की मनस्थिति, उसकी मानहानि के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन अगर वो दोषी है तो उसको जल्दी से जल्दी उसकी जो है प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन की पूरी करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं दूसरा गैंगरेप का मामला तरावड़ी से सामने आया था, जहां पर 8 आड़तियों और राइस मिल मालिकों ने बंदूक के दम पर एक युवती के साथ गैंगरेप किया था। बताया जा रहा है कि युवती को वहां नौकरी देने के बहाने बुलाया गया था। वहीं इस मामले में नम्रता गौड़ का कहना है कि अगर पुलिस इस मामले में पहले से तेजी दिखाती तो ये दरिंदगी होती ही नहीं। जो कि अपने आप में ही बता रहे हैं कि बहुत ही जो घिनौनी हरकत उसके साथ की गई है और महिला न्याय चाहती है। कुछ र्यूमर थे कि कहीं कुछ मिली भगत ना हो, कुछ पैसों का लेन देन ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा। मैंने स्पष्ट रूप से महिला को पूछा तो कहती मुझे तो न्याय चाहिए। लेकिन उसने एक चीज़ और बताई, ये जो खेद का विषय तो मुझे लगा कि उसने कहा जब मेडिकल करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई थी तो जो लेडी डॉक्टर थी उन्होंने उसके साथ कुछ मिसबिहेव किया, मतलब उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी महिलाओं के प्रति। वो महिला डॉक्टर थी और महिला डॉक्टर के होने के नाते से भी उन्होंने उसका अच्छा बिहेवियर नहीं किया, जिससे भी वो परेशान है। दोनों मामले बेहद ही गंभीर हैं और पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। महिला आयोग भी पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहा है। अब देखना यह है कि इन दोनों मामलों में पुलिस की तरफ से आगे क्या कार्रवाई की जाती है। करनाल से केसी आर्या, इंडिया न्यूज, हरियाणा। भिवानी पुलिस ने हत्या के करीब 8 साल पुराने मामले का पर्दाफाश किया है। जगराम गांव में एक जला हुआ शव पुलिस ने बरामद किया था। हत्या के मामले में पुलिस ने नारनौल से आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी श्री भगवान के मुताबिक आरोपी ने 2 दिसंबर 2012 की रात को अपने बेटे और कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने ही दोस्त गजराज का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और शव को सड़क पर पेट्रोल से आग लगा करके फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुलदीप ने मृतक के परिवार को अपने साथ रखना शुरू कर दिया था और इस दौरान आरोपी के बेटे योगेश और मृतक की बेटी की कहासुनी हुई और मृतक की बेटी ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। मृतक की बेटी ने अपने ससुर यानी आरोपी कुलदीप पर बलात्कार के भी आरोप लगाए, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। 2 दिसंबर 2012 को डाणा लाडनपुर के पास रेलवे लाइन के नज़दीक किसी अज्ञात व्यक्ति को पेट्रोल डालकर जलाया गया था। उस संबंध में 2/2012 को थाना सदर भिवानी में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस संबंध में काफ़ी तफ्तीश करने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग ना चलने के कारण 2019 में इस मुकदमे को अनट्रेस कर दिया गया था। उसी मुकदमे के संबंध में 8/6/2020 को एक शिकायत पुलिस अधीक्षक भिवानी को प्राप्त हुई, जिसमें उसमें बताया गया कि जो 2012 को जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी वो मृतक गजराज निवासी गांव डैना का रहने वाला है और उसकी पत्नी ने बबली ने हमारे पुलिस अधीक्षक भिवानी को शिकायत दी थी। उसी आधार पर पुनः इस मुकदमे की तफ्तीश की गई, जिसमें कुलदीप जो कलाली गांव का रहना था उसको गिरफ्तार किया गया है। चरखी दादरी पुलिस ने बाटड़ा हलके के जेवली गांव में छापेमारी कर नकली शराब का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान, नामी कंपनियों के लेबल और खाली बोतलें बरामद की हैं। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री एक मुर्गी फार्म पर चलाई जा रही थी और इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 लोग मौके से फरार होने में कामयाब रहे हैं। डीएसपी राम सिंह बिश्नोई ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी, जहां से भारी मात्रा में नकली शराब और शराब बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। सूचना मिली
कि जेवली के खेतों में कोई मुर्गी फार्म पे अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें श्री बलवान सिंह जी राणा एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार टीम गठित की गई और स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज ने अपनी टीम के साथ वहाँ पे रेड की। 4 लोग मौके पे पकड़े गए जो बाडरा क्षेत्र के हैं और वहाँ 7400 खाली बोतलें मिली हैं और 230 लीटर स्पिरिट मिला है जिससे शराब तैयार की जाती हैं और 27 पेटी जो शराब तैयार हो चुकी थी वो बरामद की गई हैं और 120 कार्टून जो गत्ता पेटी कहते हैं जिसमें पैकिंग की जाती है वो बरामद हुई है और कुछ पैकिंग के मशीन और लेवल वगैरह। जब 2 साथी एक साथ मुकाम हासिल करते हैं तो खुशी दोगुनी हो जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ सोनीपत में। जी हाँ, जहां 10वीं की परीक्षा में 2 छात्राओं ने 99% अंक पाए हैं और खास बात यह है कि दोनों छात्राएं बचपन से ही दोस्त हैं और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि दोनों ने कई बार बराबर नंबर हासिल भी किए हैं। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो खुद बनाया जाता है। सोनीपत में 2 छात्राओं ने एक ऐसी ही मिसाल पेश की है। तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं दोनों सहेलियां, जिनमें से एक का नाम कोमल है तो एक का नाम आयुषी। ये दोनों सोनीपत के एक निजी स्कूल में पढ़ती हैं। दोनों ने ही सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में बराबर अंक पाए हैं। दोनों सहेलियों ने परीक्षा में 99% अंक यानी 500 में से 496 अंक हासिल किए हैं। वहीं दोनों सहेलियां सोनीपत जिले में टॉपर रही हैं और प्रदेश में दूसरे और तीसरे स्थान पर आई हैं। वहीं ये पहली बार नहीं हुआ बल्कि 8वीं कक्षा में भी दोनों के बराबर अंक आए थे। वहीं दोनों सहेलियों में खुशी है और दोनों ही सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं। मैं इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 99.17% आई है हरियाणा बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, और मैंने जिला टॉप किया है। बचपन से ही बहुत मेहनत करते आए हैं और मेरी फ्रेंड है आयुषी, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं बचपन से ही। बचपन से एक साथ खेले हैं और बहुत ही मज़े किए हैं। हमारे मार्क्स भी ऊपर नीचे बस आते रहते हैं और 8th में सेम आए थे, अब 10th में भी सेम आए। दोनों ने ही जिला टॉप किया है। क्या हम जब घर पे रहते थे ऊपर नीचे रहती थी? हाँ जी, एक ही अपार्टमेंट्स में रहते थे। मैं 6th फ्लोर पे, वो 5th फ्लोर पे। आयुषी है और मैं गेटवे इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा सीबीएसई 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है और मैं 99.17% मार्क्स आए हैं और इसी के साथ मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड कोमल, उसने भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। हम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और हमारे कई बार एक जैसे मार्क्स आते रहे हैं। 8th क्लास में भी हमारे बिल्कुल इक्वल मार्क्स आए थे और फिर से ये कोइंसिडेंस हो गया 10th क्लास में। एंड हम लोग कुछ साल पहले एक साथ रहते थे। कोमल का घर 6th फ्लोर पे था और मेरा 5th फ्लोर पे, तो हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों ने एक साथ मिलकर बहुत मेहनत की है। वहीं इनके परिजनों की माने तो ये दोनों एक साथ ही पढ़ती थी और बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। मेहनत की ही बदौलत ये मुकाम हासिल किया है। पहले ही हमें मालूम था कि इनके सेम ही आएंगे, क्योंकि ये हमेशा 8, 9 इनके हमेशा ही सेम आते आए हैं। ये जब स्टडी करती हैं तो साथ बैठ के करती हैं और जब भी ये किसी भी हमने इनको देखा कि किसी टॉपिक पे बात करती हैं तो इनका एक स्टडी ही टॉपिक होता है। जिले में टॉपर आए हैं आज, कितनी खुशी है? मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हमारे 2 बच्चे, दोनों लड़कियों ने जिला टॉप किया है और इन दोनों ने स्टेट में भी 2nd एंड 3rd डिवीज़न प्राप्त करी है, तो इस बात की बहुत बहुत खुशी है। दोनों ही बच्चे बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ पढ़ रहे थे और इस बात की ज़्यादा खुशी है कि ये बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, ओवरऑल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। कि दोनों बच्चे बचपन से इकट्ठे रहते हैं? दोनों बच्चे बहुत लंबे समय से इकट्ठे रहते हैं और इनसे जो मुझे बहुत अच्छी सीख मिलती है, दोस्ती से जो प्राप्त हो सकता है वो उसका लाइव एग्जाम्पल ये दोनों बच्चे हैं। स्कूल टीचर्स का भी कहना है कि कोमल और आयुषी ने दोस्ती की एक गजब मिसाल पेश की है। इसके साथ ही शिक्षकों ने दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इन दोनों सहेलियों ने सभी को एक नया रास्ता दिखाया है कि कैसे साथ साथ मेहनत करके सफलता हासिल की जाती है और अपने संस्थान, परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया जा सकता है। सोनीपत से सन्नी मलिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा। करनाल के 16 साल के पैरा एथलीट करण जोत का जेवलिन थ्रो में खेलों में इंडिया टीम में
चयन हुआ है, जिससे करण जोत ने पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि साल 2024 में पेरिस में होने वाली प्रतियोगिता में करण जोत का चयन हुआ, जिसके बाद अब करण जोत 4 साल तक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गुजरात के कैंप में तैयारी करेंगे। साथ ही तैयारी के लिए केंद्र सरकार करण जोत को 50,000 रुपए प्रति महीना आर्थिक सहायता भी देगी। करण जोत ने बताया कि पहले वो मैदान में खेलने के लिए जाते थे, लेकिन मधुबन में सीनियर खिलाड़ियों से जेवलिन खेल सीख करके प्रैक्टिस शुरू किया और करण स्टेडियम में लगातार 2 साल से जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि भी मेरे खेलो इंडिया में स्पॉन्सर हुआ हूँ। वो साहब ने और भाई साहब ने बहुत साथ दिया है मेरा। फर्स्ट पहले तो घर वालों को कहूँगा, घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। दूसरा, मैं जेवलिन थ्रो भाई साहब ने बताया तो उस चक्कर में भाई साहब से सीखा। पहले 400 मीटर करता था, टीचर के पास ही करता था, फिर वो यहाँ पर ट्रैक की वजह से मैं वहाँ पर शिफ्ट हो गया मधुबन में, तो वहाँ मुझे जेवलिन का थोड़ा वो होने लगा कि भाई जेवलिन अच्छा करना चाहिए। भाई साहब ने बताया जेवलिन के बारे में, तो वहाँ अच्छा इम्प्रूव हुई, जेवलिन अच्छी लगने लगी, मज़ा आने लगा उस करने में मुझे। तो ऐसे से करते जेवलिन करने शुरू किए मैंने, और 3 घंटे सुबह और शाम को 3 घंटे रोज़ प्रैक्टिस चल रही है ऐसी। मेरा मेन टारगेट 2024 ओलंपिक्स में है। कुरुक्षेत्र में कोविड नियमावली के उल्लंघन का मामला लगातार सामने आ रहा है, जहां सेक्टर 7 पुलिस की टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में एक फिटनेस जिम में रेड की, जहां जिम के अंदर 17 लोग जिम कर रहे थे और जिम के अंदर ही वर्कआउट कर रहे थे, और पुलिस ने कोविड नियमावली के उल्लंघन के मामले में जिम मालिक चंकेश और ट्रेनर गौरव के खिलाफ मामला दर्ज किया। साथ ही वर्कआउट करने वाले सभी लोगों के मास्क न पहनने पर चालान भी किए। फिलहाल हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।